तो वैसे तो फ्रेंड्स आईडियो भारत की जो यूनिट्स हैं उसके मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आपके लेकर आ रहा हूं, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो इसमें आपके लिए मेरा पिछला जो वीडियो था यूनिट 2 के आईडियो भारत सब्जेक्ट का, उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो अब आप पूछेंगे कि यूनिट 2 में ऐसा क्या रह गया भाई जो कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है मेरे चैनल पर, ये कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये समझ लो, मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि देखिए सिंपल सा फंडा है, मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ ये मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ये मेरा कोई रेगुलर बेसिस पर ऐसा नहीं रहता है कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ। मुझे बस लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग मुझे ये क्लियर नहीं करते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उनको, इसलिए मुझे जैसे समझ में आता है दोस्तों उस तरह से मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। और अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा दोस्तों। हेल्पफुल इसलिए होगा आपके लिए ये, क्योंकि इसमें भी मैं आपको जैसा बता चुका हूँ कि यूनिट 2 के ही हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखिए सिलेबस तो आपने देख लिया होगा आईडियो भारत का, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप बीए फर्स्ट ईयर में हो और सिलेबस नहीं देखा भाई तो फिर क्या कर रहे हो। सबसे पहले सिलेबस जाकर देखो, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे चैनल पर देखिए, आप कहीं और से देखिए, मगर सिलेबस पहले समझ लीजिए दोस्तों को सिलेबस है क्या। अब टॉपिक की बात करूँ अगर मैं आपसे आज के वीडियो की, तो हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय कला और संस्कृति की विशेषताएं, यानी कि आपका जो आईडियो भारत का यूनिट 2 में एक टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि भारतीय कला क्या है और भारतीय संस्कृति जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना दिया था इस टॉपिक पर, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए ऐसा वीडियो नहीं था, तो हिंदी मीडियम के लिए आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आइए इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, और आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल क्लियरली यूनिट 2 टॉपिक 2। अब दोस्तों आप टॉपिक 2 समझें, आप चाहे बोलें कि उसमें जैसे दिया हुआ है आपके सिलेबस में विषय बार ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना, बस आप इतना समझ लो कि यूनिट 2 का ही ये टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एज इट इज़ टॉपिक, हूबहू नाम आपका लिखा हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस को जरूर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मैंने ये पूरा PDF बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपको क्लियर अगर हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको आईडियो भारत जैसे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, ख़ास तौर से यूनिट 2 में। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे, क्योंकि इस वीडियो का जो PDF है और ना कि इस वीडियो का PDF, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका PDF मैं देता हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपको दोस्तों वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी, आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि भाई आर्ट्स वालों के साथ तो यही होता है कि जितना आप अच्छा लिख सकते हो, जितना अच्छा आपकी आंसर राइटिंग होगी, उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो हेडिंग से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में आपके लिए, भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करते समय अनेक बातों को समझना चाहिए। अब अनेक बातों को समझना चाहिए भारतीय संस्कृति का विशेषताओं का वर्णन करते हुए, तो ये बातें हैं क्या। तो आगे लिखा हुआ है, सच्चाई यह है कि भारत विभिन्न विचारों विचारधाराओं का मिश्रण है। अब अनेक बातें हमें इसलिए समझना चाहिए भारतीय संस्कृति के पीछे की, क्योंकि हमारा जो देश है दोस्त, हमारा जो प्यारा भारत है दोस्तों, यहाँ पर कई तरह के विचार हैं, यहाँ पर कई तरह की विचारधाराएं हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ इतिहास को देखते हुए, तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना धर्म हमारे देश में जो रहा वो रहा सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोस्तों, बुद्धिज़्म जिसको आप बौद्ध धर्म बोलते हो, जैनिज़्म जिसको आप जैन धर्म बोलते हो, ऐसे धर्म आते चले गए। और समय के साथ फिर विदेशी आक्रांता आते चले गए, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम बादशाह आते चले गए, और इस तरह से इस्लाम हो गया, और भी जो धर्म आप देखते हैं दोस्तों आज सुनते हैं हमारे देश में, वो सारे धर्म आ गए। तो इसको मतलब होता है विभिन्न विचारें हमारे देश में और विचारधाराएँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, तो देखिए आप, ज्ञान भक्ति कर्म भाव और भावना से भरपूर यह बहुत विशाल और विविध संस्कृति वाला देश है। तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, भाव है, भावना है, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ हमारा देश है, और यहाँ पर विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। क्योंकि आपको देखिए टॉपिक पढ़ रहे हैं ओवरऑल क्या, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो दोस्तों आपको आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भारतीय संस्कृति जैसा जो शब्द हैं इनको बार बार अपनी कॉपी में लिखना है। अब ऐसा मत कर देना भाई केवल भारतीय संस्कृति नाम का शब्द ही पूरी कॉपी में लिखे आओ, ये भी गलत हो जाएगा।
लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, कुछ चीज़ें हमको भारतीय संस्कृति संबंधित लिखना है, क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा है कॉपी चेकिंग का यूनिवर्सिटी का, चाहे आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हों, चाहे आप विक्रम यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप जीवाजी विश्वविद्यालय से हों, आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो कुछ खास पॉइंट्स को देखकर ही की जाती है। इतना किसी के पास टाइम नहीं है भाई कि आपकी कॉपी को घंटे भर में वो चेक करें, क्योंकि आप भी समझते हो यूनिवर्सिटी की 30-30 पेज की 28-28 पेज की कॉपी आती हैं। अब आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर काम देता हूँ, आप कितना सा करना है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है कमेंट बॉक्स में, और आपकी यूनिवर्सिटी में कितने पेज की कॉपी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सही बातों के साथ। तो मैंने 3 लाइन आपको समझा दी हैं, बात करता हूँ मैं कुछ और चीज़ों की। आगे लिखा हुआ है आगे आपके लिए कि यह भारतीय संस्कृति की व्यापक मानसिकता है कि उसने बिना किसी झिझक के उन सभी विशिष्ट विशेषताओं को आत्मसात कर लिया जिनके प्रति वह अन्य विभिन्न संस्कृतियों से उजागर हुई और उन्हें अपने तरीके से ढाला। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन शब्द थोड़े से टफ हैं, जैसे आत्मसात लिखा हुआ है यहाँ पर, हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाए कि आत्मसात का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको इन दोनों लाइन का मीनिंग बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। इसका मतलब इतना सा बोला है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, इसकी व्यापक मानसिकता है, मतलब हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग रहे हैं पुराने समय से दोस्तों, ख़ासतौर से हिंदू धर्म के लोग, उनकी मानसिकता ऐसी है दोस्तों कि वो अपने आप को व्यापक रखते हैं। उन्होंने हर किसी संस्कृति का, हर एक धर्म का स्वागत किया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि तुम इस धर्म के हो तुम यहाँ नहीं रह सकते, और तुम इस धर्म के हो तुम यहाँ नहीं रह सकते। हमारे देश ने सबको स्वीकार किया है दोस्तों, इसलिए दुनिया इस बात को जानती है कि कोई कहीं भी है, अगर वो भारत में आना चाहता है तो भारत की सरकार, भारत के लोग हमेशा से क्या करते हुए उसका स्वागत करते हुए आए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स का, 2 लाइन का मीनिंग था। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की। लिखा हुआ है भारत अपनी संस्कृति, धर्म, विचारधारा या किसी अन्य चीज़ के प्रचार के लिए आक्रमण और युद्ध में विश्वास नहीं करता था। देखिए कितनी प्यारी लाइन दी हुई है दोस्तों आपके लिए कि हमारा जो देश है इसने कभी भी हमारे धर्म को, यानी कि सनातन धर्म को, सनातन धर्म के विचार को, हमारी संस्कृति को दूसरे लोगों पर, दूसरे धर्म के लोगों पर, दूसरे समुदाय के लोगों पर थोपने के लिए, मतलब उनके ऊपर प्रभाव जमाने के लिए कभी क्या नहीं किया, आक्रमण या युद्ध का सहारा नहीं लिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों हमारे देश की। जबकि इसके विपरीत आप देखते हो कि कई ऐसे राजा महाराजा, कई ऐसे धर्म के लोग रहे हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म को, अपने विचारों को हम भारतीयों पर लादने के लिए क्या किया हुआ है, हम पर अटैक भी किया है, मतलब आक्रमण भी किया है, हमसे युद्ध भी किया है। और दोस्तों मैं तो आपको बता नहीं सकता किस तरह की परेशानियां हमारे लोगों को हुई हैं। अगर आप इतिहास की किताबों में पढ़ोगे तो वाकई में ही आपकी जो रूह है वो काम जाएगी। बात करते हैं कुछ और लाइन की। सभी जीवित प्राणियों के साथ समान समानता और करुणा का व्यवहार किया है, और हमारे देश ने हर एक व्यक्ति के साथ समानता की कोशिश की है, करुणा का व्यवहार किया है। और तो और आप हमारे भारतीय संविधान को ही देख लीजिए दोस्तों, हमारे यहाँ हमने सबको समान अवसर दिया हुआ है। हमने कभी ये नहीं सोचा भाई कि हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को कुछ खास सुविधाएँ मिलें। तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों हमारे देश की। बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदु में समझा जा सकता है। अब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग का मतलब कि आप पेपर में लिख कर आएंगे, आप आंसर कॉपी में लिख कर आएंगे, क्योंकि परीक्षाएं आपकी बिल्कुल आने में ही हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा पेपर कब है, लेकिन आईडीओ भारत का पेपर शायद बहुत जल्द आपका आने वाला है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि विशेषताओं को आप 3 पॉइंट्स में, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अनेकता में एकता, मतलब हम लोग अनेक होकर, अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग समुदाय, अलग अलग भाषा के होकर भी क्या हैं, एक हैं। दूसरा है सहनशीलता, भारतीयों के अंदर क्या है दोस्तों, सहनशीलता है। तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का समामेलन। हमारे देश में दोस्तों आध्यात्मिकता है और भौतिकवाद है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन एक क्लिक किया होगा कि यार ये भौतिकवाद क्या है, ये आध्यात्मिकता क्या है, क्योंकि भाई ऐसा है कि हम 21st सेंचुरी के जीव जंतु हैं, और कई बार ऐसा होता है भाई कि हम इतने बिल्कुल हिंदी के शब्दों को इतने डिटेल में नहीं समझ पाते। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है इन शब्दों का
मीनिंग। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग भारतीय संस्कृति के मूल्य। अब दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हेडिंग है आपके लिए ये कोई मेन हेडिंग नहीं है, ये सारी सब हेडिंग्स हैं। आपको मेन हेडिंग जो थी वो सबसे पहले मैंने बताई थी वीडियो को शुरू करते समय, वही आपकी मेन हेडिंग है। तो आपको लिखना ऐसा ही है, बिल्कुल मेन हेडिंग बनाना है, वहाँ पर फिर पैराग्राफ में लिखना है आपके लिए, और उसके बाद आप सब हेडिंग मतलब छोटी छोटी हेडिंग बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मूल्य हैं जो हमको समझना चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति के मूल्यों के ज्ञान के अनुसार राजनीति, नैतिकता, धर्म, राष्ट्र, समानता, न्याय, सत्य, अच्छाई और सौंदर्य, ऐसे कई तरह के पहलू हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में शामिल हैं। हालांकि उन्हें अभी भी 3 प्रमुख पहलुओं में सामान्यीकृत किया जा सकता है। क्या हैं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे मूल्य जो हम समझ सकते हैं सांस्कृतिक रूप में, लेकिन इनको भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके 3 पहलुओं में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एक विद्वान की, तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको आप लोग USSR बोलते हैं इंग्लिश में, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ दोस्तों आप जानते ही होंगे, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हो। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आइडियो भारत की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आइडियो भारत दोस्तों आपका पूरा बताता है किस बात के लिए, टोटली जो हमारा हम बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत था उसके बारे में बताता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल की जो राजनीति है, फ़िलहाल की जो इतिहास है उसके बारे में। तो जो लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं उनको सोवियत संघ के बारे में जानकारी होगी। तो सोवियत संघ जो है इसके एक विद्वान थे, उनका नाम था तुगलेनोव। उन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, किताब का नाम था ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड कल्चर। तो इस किताब में वो महाशय लिखते हैं कि सभी सांस्कृतिक मूल्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और 3 ऐसे कौन से मूल्य हैं, भौतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। अब आप कहोगे 4 हो गए, जी नहीं, भौतिक मूल्य 1 है, सामाजिक राजनीतिक पूरा 1 में ही आएगा, और तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसी के साथ। पहला पॉइंट यानी कि भौतिक मूल्य क्या है, क्या हमको इसमें समझना है, क्योंकि मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भौतिक मूल्य पर आऊँगा, आध्यात्मिक मूल्य पर आऊँगा, तो मैं आपको इनकी मीनिंग समझा दूँगा। तो भौतिक मूल्य को समझिए। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति जिस भौतिक मूल्य पर जोर देती है वह मनुष्य की पूर्ण भक्ति, प्रतिबद्धता है। मतलब भारत जो देश है दोस्तों, आप यही तो पढ़ रहे हो ना इस वीडियो में, इसलिए तो आप देख रहे हो ये वीडियो कि आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताएं समझ में आए। तो भारतीय संस्कृति का जो भौतिक मूल्य है, भौतिक मूल्य जो है, भारतीय संस्कृति केवल इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य जो है पूर्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। यद्यपि भौतिक मूल्यों का आनंद भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का एक हिस्सा है। तो आपको ये भी क्लियर कर दिया यहाँ पर इन्होंने कि जो भौतिक मूल्य हैं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का वो केवल एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब इसलिए है कि केवल आप भौतिक मूल्य के आधार पर भारत की संस्कृति को नहीं जान सकते, भारतीय संस्कृति की तुलना नहीं कर सकते। यह केवल एक हिस्सा है और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल आप भौतिक मूल्य को समझकर आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय संस्कृति कैसी है। आगे लिखा हुआ है मनुष्यों की पूर्ण भक्ति का एहसास करना। पारंपरिक भारतीय संस्कृति द्वारा पाले गए अधिकांश भारतीय भौतिक मूल्यों के कब्जे और आनंद की परवाह नहीं करते। अब दोस्तों ये थोड़ा सा मैं रफ़ कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अब जो समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो 3-4 लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है कि पारंपरिक भारतीय संस्कृति द्वारा पाले गए अधिकांश भारतीय भौतिक मूल्यों के कब्जे और आनंद की परवाह नहीं करते। इससे क्या क्लियर हुआ? देखिए इससे ये क्लियर आपको होना चाहिए, क्लियर सा बात बताई हुई है यहाँ पर कि भौतिक मूल्य जो हैं केवल इनकी परवाह और इनकी आनंद की परवाह भारतीय लोग नहीं करते। अब भौतिक मूल्य का मतलब क्या है कि जैसे कि लोग सोचते हैं ना कि अरे हमको ये खुशी मिल जाए, ये बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, और किसी को कोई जॉब लग जाए, कुछ ये हो जाए, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो भौतिक मूल्य में आपको ये बताया हुआ है कि भारतीय केवल इस बात में विश्वास नहीं करते हैं। तो आगे बता रहे हैं, इस प्रकार संकट में लोगों की मदद करना और संकट में पड़े लोगों की सहायता करने की मजबूत राष्ट्रीय मानसिकता मौजूद भारतीयों में
है। तो दोस्तों हम लोग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी संस्कृति इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ लोग संकट में एक दूसरों की मदद करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। तो भौतिक मूल्य अगर आपको लिए आता है तो आप इस तरह की लाइन को लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा ये बात। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा चैनल का उद्देश्य और मेरा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप एज इट इज़ याद करो। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलूँगा कि भाई आर्ट सब्जेक्ट जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसको आप समझो। जैसे मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया इन 17 मिनट में, इन 16 मिनट में, तो भाई आपके लिए भौतिक मूल्य में ये नहीं करना है कि जो भी लिखवा है, जो लिखा हुआ है, आप वही एज इट इज़ याद करें। नहीं, आप बस समझो और अपने आधार पर कॉपी में लिख कर आओ। आपको बिल्कुल भी मानसिक टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल ईजिली सब कुछ कर लोगे। बात करता हूँ दोस्तों सेकंड पॉइंट की, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपके लिए कि भारतीय संस्कृति के सामाजिक और राजनीतिक मूल्य यह है कि मनुष्य को ब्रह्म आत्मा के साथ एकता के अंतिम चरण तक पहुँचने के लिए, अपने स्वयं के आचरण को सामान्य करने के लिए ब्रह्मांड के शाश्वत नियम का उपयोग करके एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने का इरादा रखना चाहिए। अब फिर से आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि सर ये कितना टफ़ है, कितनी टफ़ लाइंस हैं। तो भाई टफ़ लाइन होने दो, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर आप इतना समझ लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम इसके सामाजिक मूल्यों को देखें और राजनीतिक मूल्यों को देखें, ब्रह्म आत्मा के साथ, ब्रह्म आत्मा मतलब भगवान के साथ, भगवान के साथ अंतिम चरण तक पहुँचने के लिए, मतलब भगवान के साथ अंतिम चरण मतलब भगवान तक जब हम पहुंचते हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमें अपने आचरण को क्या करना चाहिए, सामान्य करना चाहिए। और जो संसार के नियम है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत नियम हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हम एक सामंजस्य वातावरण बना सकें। तो आगे लिखा हुआ है, एक और भारत व्यवहारिक हितों और इच्छाओं को कुछ महत्व देता है। मतलब भारत जो है वो एक और क्या बोलता है भारत के लोगों के लिए, भारतीय संस्कृति क्या बोलती है भारत के लोगों के लिए, कि व्यावहारिक हित और इच्छाएं ज़रूरी हैं। दूसरी ओर यह बात भी महत्वपूर्ण है, यह बात भी हमारी भारतीय संस्कृति में शामिल है कि बढ़ावा देने में, मतलब दूसरों की बात को बढ़ावा देने में कोई कसर हमारे देश के लोग नहीं छोड़ते, हमारे देश की संस्कृति नहीं छोड़ती। आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दृढ़ रहना चाहिए और अपने परिवार और अपने राष्ट्र के दायित्वों को समाज की समृद्धि और अपनी भावी पीढ़ी की भलाई के लिए करना चाहिए। तो सामाजिक और राजनीतिक मूल्य में आप ये भी लिखना है आपके लिए, जो लाइन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन या हाईलाइट की हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के दायित्वों को समझना चाहिए, अपनी समाज की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर दोस्तों, सामाजिक मूल्यों में हमको समाज से संबंधित जो समस्याएं हैं, हमारे जो दायित्व हैं समाज के लिए, उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। अब कुछ और चीज़ें देख सकते हैं आप इस पॉइंट में, जैसे कि लिखा हुआ है, लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और शाश्वत कानून द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों और नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो आप ये लाइन लिख सकते हो। तो भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य इस बात पर जोर देते हैं कि समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से, ये बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट में ये लाइन बता दी है यहाँ पर, निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे दोस्तों भारतीय संस्कृति की दूसरी इम्पॉर्टेंट विशेषता आप समझ सकते हो, या दूसरा इम्पॉर्टेंट मूल्य समझ सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आध्यात्मिक मूल्य की। देखिए, आध्यात्मिक मूल्य का मतलब दोस्तों कोई अलग नहीं है, मैंने आपके लिए जो ऊपर वाले पॉइंट्स में समझाया वही है, बस इतना फ़र्क है इसका कि आध्यात्म का मतलब होता है जब मनुष्य भगवान के साथ जुड़ता है। तो लिखा हुआ है, आध्यात्मिक मूल्यों का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म आत्मा की एकता का एहसास करना। मतलब ये महसूस करना कि भगवान एक है और उसको महसूस करना, जो अंतिम मोक्ष का एकमात्र तरीका है, क्योंकि मोक्ष कौन देता है, भगवान देते हैं। तो भारत एक धार्मिक देश है। वैदिक काल से ही भारतीयों का दृढ़ विश्वास था कि मृत्यु के बाद किसी प्रकार का व्यक्तिगत व्यक्तित्व अस्तित्व में था। मतलब ये बताया हुआ आध्यात्मिक मूल्य में कि मनुष्य जीवन भर सोचता है, लेकिन मरने के बाद
केवल यही बात सत्य होती, यही बात सामने आती है कि व्यक्ति जो है वो एक मनुष्य के रूप में इस संसार में रहा, इस दुनिया में रहा, लेकिन मरने के बाद वो क्या बन जाता है? केवल एक आत्मा माना जाता है। ये जो विश्वास है ये कई तरह के वेदों में कहा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि अथर्ववेद में कहा गया है। क्या कहा गया अथर्ववेद में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से, कि मृतकों की आत्मा स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में निवास कर सकती है। अथर्ववेद में क्या कहा हुआ है कि जो व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा स्वर्ग में, पृथ्वी में और आकाश में निवास कर सकती है, लेकिन स्वर्ग सबसे अच्छा स्थान, आदर्श स्थान माना जाता है। जबकि ऋग्वेद में माना जाता था कि वे लोग जो स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य हैं वे साधु थे। ऋग्वेद मतलब क्या बताया हुआ है कि हर किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, जबकि अथर्ववेद क्या बोलता है कि हर व्यक्ति को स्वर्ग मिल सकता है। मतलब 3 तरह के स्थान होते हैं किसके? आत्मा के निवास करने की। तो ऋग्वेद में साधुओं की बात की हुई है। अब साधुओं की बात ऋग्वेद में क्यों की हुई है? तो क्या फ़र्क है साधुओं में और एक आम व्यक्ति में, एक गृहस्थ व्यक्ति में? तो देखिए, साधु जो होते हैं वो तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं। दूसरा बताया उन लोगों के लिए स्थान है स्वर्ग जो युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागते हैं, मतलब जैसे सैनिक हैं वो युद्ध में प्राण त्यागते हैं। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनको यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी स्वर्ग निश्चित ही मिलता है, ये कहना है ऋग्वेद का। तो दोस्तों ये थे आध्यात्मिक मूल्य। अब यहाँ पर बताया हुआ है आपके लिए कुछ और पॉइंट्स के। फिर अथर्ववेद में कर्म की अवधारणा भी उभरने लगी। तो अथर्ववेद जो है दोस्तों उसमें कर्म के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, कर्म क्या है। तो कर्म के बारे में ये कहा गया अथर्ववेद में कि मनुष्य को अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लिखा हुआ है आगे कि बुरे कर्मों को दंडित करता है, मतलब बुरे कर्म जो होते हैं भगवान उसकी सजा मनुष्य को देता है। और इसी अवधारणा के आधार पर क्या हुआ? मृत्यु और पुनर्जन्म का अस्तित्व आया। तो मतलब अथर्ववेद में ये बताया हुआ है कि भगवान ने क्यों ये दुनिया बनाई, क्यों व्यक्ति मरता है और क्यों व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म हैं उसके अच्छे और बुरे कर्मों की सज़ा, उसके बुरे कर्मों की सज़ा और उसके अच्छे कर्मों का उसको फल देने के लिए भगवान क्या करते हैं? व्यक्ति को, मनुष्य को मृत्यु पुनर्जन्म देते हैं, और ये दौर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब आगे बताया हुआ है इसमें कि दुष्ट जो होते हैं उनको दंडित तो करते ही हैं भगवान, और नरक में भेजते भी हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं नरक में नहीं जाते तो उनको सूअर बना देता है भगवान, कुत्ते बना देता है, बतख बना देता है। तो ऐसी चीज़ों में भगवान उनको चेंज कर देता है, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया जाता है। कहाँ पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में वो जाता है, अप्सराएँ होती हैं स्वर्ग में, वो देखता है कि उसको भगवान मिलते हैं। ऐसी कई तरह की चीज़ें मतलब बताई हुई हैं। तो ये आप बेसिक सा कंसेप्ट समझ सकते हैं। अगर हम बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों में भी दंड और पुरस्कार के बारे में बताया हुआ है, आत्मा और मोक्ष के बारे में बताया हुआ है। अब आप में से अगर कोई ये जानता हो जो इस वीडियो को देख रहा हो कि क्या फ़र्क है उपनिषद और वेदों में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको जेन्युइन नहीं पता तो आप फिर भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका जवाब आपके लिए दूंगा। देखते हैं कौन कमेंट करता है, किसको पता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बात की आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें आपके लिए बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट मार्गों की, कि भक्ति मार्ग क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि ज्ञान का मार्ग क्या है और व्यवहार का मार्ग क्या है। तो भगवद गीता के अनुसार 3 मार्ग बताए हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्ट्स की दुनिया, और जो भी आपके डाउट्स हों आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो, आपको ये लगा हो कि हाँ हमें कुछ मिला है इस वीडियो को देखकर, हमें वाकई में कुछ समझ में आया आइडिया भरा सब्जेक्ट में, और आप आगे भी ऐसे टॉपिक पर कंटेंट चाहते हो, तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट, ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ उन्हीं सभी बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।